चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्सु के बारे में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें जानना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ तक कि उनका नाम भी थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। कुछ लोग उन्हें लाओजी कहते हैं, कुछ लोग लाओजे और कुछ लोग लाओ त्सु कहते हैं। 6th सेंचुरी बीसी में सेंट्रल चाइनीज जोउ डायनेस्टी में लाओ त्सु उनके दरबार में एक रिकॉर्ड रखने वाले का काम करते थे और कन्फ्यूशियस भी उनके साथ थे। ऐसी भी थ्योरीज हैं जहां पे ये भी कहते हैं कि हो सकता है वह पूरी तरह से काल्पनिक हो। हमारे पास खैर इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन स्टोरीज हैं और वो सब स्टोरीज फिलोसॉफिकल लेवल पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, खासकर ईस्टर्न फिलोसफी में। कहते हैं लाओ त्सु जोउ के कोर्ट पे होने वाले मॉरल करप्शन से ऊब गए थे और वो वहां से छोड़कर चले गए। और लाओ त्सु चाइनीज एम्पायर के वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ जब जा रहे थे तो वहां पे बॉर्डर के अधिकारी ने उनको पहचान लिया। हालांकि वो एक फार्मर के कपड़ों में थे फिर भी। और फिर अधिकारी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपने जीवन दर्शन को जरूर कहीं ना कहीं लिखें। तो इस स्टोरी के अकॉर्डिंग जो लाओ त्सु ने लिखा वही किताब को ताओ ते चिंग के रूप में जाना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि लाओ त्सु ने इस बुक को लिखने के बाद चाइना का बॉर्डर पार किया और फिर वो इतिहास से गायब हो गए। लेकिन रियलिटी में माना जाता है ताओ ते चिंग बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स ने मिलकर लिखी और ये उनकी कंपाइलेशन है। पर 2000 सालों से लाओ त्सु और ताओ ते चिंग की स्टोरीज बहुत सारे चाइनीज फिलोसॉफिकल स्कूल्स में बताई जा रही हैं। एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है दाओइज्म और लाओ त्सु उसके संस्थापक भी हैं और दाओइज्म में सबसे बड़ी फिगर भी माने जाते हैं, जो 2000 वर्षों से ज्यादा पुराना है और आज भी बहुत लोकप्रिय है। और आज दुनिया भर में कम से कम 20 मिलियन दाओइस्ट और शायद आधा बिलियन तक लोग दाओइज्म को मानने वाले हैं, खासकर से चाइना और ताइवान में। ये लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, पवित्र ग्रंथ का पाठ करते हैं और मंदिरों में अलग अलग देवों और देवियों की पूजा करते हैं। दाओइस्ट ईस्टर्न चाइना की 5 सैक्रेड माउंटेन्स की यात्रा भी करते हैं ताकि मंदिरों में प्रार्थना कर सकें और इन पवित्र स्थलों से आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण कर सकें। दाओइज्म गहरे रूप से दूसरी विचारधाराओं जैसे कन्फ्यूशनिज्म और बुद्धिज्म के साथ जुड़ा हुआ भी है। और एक स्टोरी भी है लाओ त्सु, कन्फ्यूशियस और बुद्धा के बारे में। तीनों ने जब पहली बार विनेगर को पिया तो तीनों को अलग अलग टेस्ट आया। कन्फ्यूशियस ने उसको खट्टा पाया, जैसे उन्होंने दुनिया को भ्रष्ट लोगों से भरा हुआ पाया, और बुद्धा ने इसको कड़वा पाया, जैसे उन्होंने दुनिया को दुख से भरा हुआ पाया। लेकिन लाओ त्सु ने इसे मीठा पाया, क्योंकि लाओ त्सु की फिलॉसफी कहती है कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले प्रॉब्लम्स के बावजूद एक अंतर्निहित यानी आंतरिक एकता है जो दाओ नाम के किसी चीज के थ्रू डायरेक्ट होती है। तो ताओ ते चिंग जो दाओ को एक्सप्लेन करता है कि दाओ क्या है और क्यों जरूरी है उसे समझना। ये बुक कुछ ऐसी ही है जैसे गीता, कुरान या बाइबल, जो अच्छे जीवन के लिए निर्देश देती है कि आप कैसे एक अच्छे जीवन को जी सकते हैं। ये दाओ को दुनिया का मार्ग बताती है, जो साथ ही नीति, सुख और समृद्धि की राह है। और लाओ त्सु की फिलॉसफी एफर्टलेस एक्शन पे जोर देती है। ये सब ऐसे सुनने में बहुत कंफ्यूजिंग और अजीब लग सकता है, लेकिन लाओ त्सु के सजेशंस बहुत ही आसान और सिंपल से हैं, जो कोई भी समझ सकता है। सबसे पहला, हमें शांति या माइंड की साइलेंस के लिए ज्यादा वक्त निकालना चाहिए। लाओ त्सु ने कहा, जो मन शांत है उसके लिए पूरा ब्रह्मांड समर्पित हो जाता है। हमें कुछ समय अपने शेड्यूल्स, चिंताएं और कमर्शियल वर्ल्ड से मुक्त होकर प्रकृति का अनुभव करना चाहिए। दूसरा, हम अपनी जिंदगी में बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं और हम अपनी जिंदगी में एक जगह से दूसरी जगह तक जल्दी जल्दी जाते हैं। लेकिन लाओ त्सु हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। उनका कहना था, हमें याद रखना चाहिए कि कुछ चीजें अपने खुद के समय पर होती हैं जब उन्हें होना हो, जैसे समझदारी का बढ़ना, नए रिश्तों का विकास होना, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमें अपने दिमाग को शांत और खाली रखना चाहिए। उसमें जबरदस्ती का बहुत कुछ नहीं भर लेना चाहिए जो किसी काम का भी ना हो।
जैसे एक पॉट की उपयोगिता उसकी खाली जगह से आती है। लाओ त्सु ने कहा, अपने आप को सब कुछ से खाली करो, अपने मन को शांत होने दो। लाओ त्सु ने कहा, अगर हम बहुत बिजी हैं, हर वक्त चिंता या महत्वाकांक्षा से भरे हैं, तो हम उन अनुभव के हजारों पलों को खो देंगे जो हमारा प्रकृति से संबंध जोड़ती हैं। जैसे हमें सुबह के पंछियों की आवाज, दूसरे लोग जब हंसते हैं तब उसका नजारा, हवा का चेहरे पर महसूस होने का तजुर्बा, इन सब का अनुभव करने के लिए जागरूक रहना चाहिए। ये सब अनुभव हमें प्रकृति और अपने आप से जोड़ते हैं। तीसरा, हमें अपने असल आप से संपर्क में रहना चाहिए। हम इस बात की चिंता में बहुत वक्त बर्बाद करते हैं कि हमें कैसा बनना है या होना चाहिए, या समाज हमें किस रूप में पसंद करेगा, वैसा बनना चाहिए। लाओ त्सु कहते थे, हमें इसके बजाय वह बनने के लिए समय निकालना चाहिए जो हम दिल से पहले से ही हैं। हम फिर से अपने अंदर का वो बच्चा ढूंढ सकते हैं जिसे हम भूल गए हैं, जो हम हुआ करते थे। हमारा अहंकार अक्सर हमारे सच्चे स्वयं के रास्ते में होता है। हमारा ईगो खुद को एक्सेप्ट करने के बजाय हमें वो बनने के लिए कहता है जिससे उस ईगो को और बड़ा होने में हेल्प हो। लाओ त्सु ने लिखा, जब मैं जो हूँ उसे छोड़ देता हूँ, तब मैं वो बन जाता हूँ जो मैं हो सकता हूँ। प्रकृति हमें अपने आप को ढूंढने में खास तौर पर मदद करती है। लाओ त्सु को प्रकृति के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग गुणों से तुलना करना पसंद था। उन्होंने कहा, सबसे अच्छे लोग पानी की तरह होते हैं जो सभी चीजों को फायदा पहुंचाते हैं और उनसे मुकाबला नहीं करते। प्रकृति का हर हिस्सा हमें एक गुण याद दिलाता है और जिस प्रकृति के हिस्से को हम पसंद करते हैं उसको अपने आप में विकसित करना चाहिए। जैसे अगर आपको पहाड़ पसंद है तो पहाड़ों की ताकत खुद में विकसित करें। ऐसे ही पेड़ों की सहन शक्ति, फूलों की खुशमिजाजी, एटसेट्रा एटसेट्रा। लाओ त्सु कहते थे, बेशक ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनमें एम्बिशन और एक्शन की जरूरत होती है और तब आप एक कॉमर्शियल माइंडसेट से ही उस काम को करें, लेकिन ये हर वक्त का आपका तरीका नहीं होना चाहिए लाइफ जीने का। लाओ त्सु की फिलॉसफी दाओइस्ट और नॉन दाओइस्ट दोनों के लिए बहुत यूजफुल है, खासकर से इस मॉडर्न वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी से जो डिस्ट्रैक्शन पैदा हो रहा है और इतनी सारी नई नई सोशल प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। उन सब सोशल चेंजेस की वजह से इंसान अपने नेचर से दूर जा रहा है। ऐसे में उनकी फिलॉसफी शांत मन, खुले दिमाग और अपने अंदर दबे हुए जो हमारे नेचुरल बीइंग का सेंट्रल पार्ट है उसे ढूंढने के महत्व की याद दिलाती है। अगर आपको लाओ त्सु की फिलॉसफी के और कोटेशंस जानने हैं तो मैंने उस पे भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें सिर्फ कोटेशंस हैं, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको फिलॉसफी में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं।